हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। इससे पहले हमारा बटा तक का जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा आंकड़ों का प्रबंधन टॉपिक का जो आपकी यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है आपकी सांख्यिकी। तो हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सांख्यिकी होती क्या है। तो हम देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है। सांख्यिकी मतलब है, सांख्यिकी क्या है, गणित की एक शाखा है या गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों यानी डाटा यानी नंबर का संग्रहण करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको प्रदर्शन करते हैं। कैसे सारणी बना के या हम बार डायग्राम बना के या हम पाई डायग्राम बना के अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और आंकड़ों के गुणों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार के आंकड़े हैं ये, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपकी सांख्यिकी। तो क्या हो गया सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण व आंकड़ों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है। इसी के संबंध में बर्टन एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने आंकड़ों से संबंधित एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य, जो उद्देश्य हमने डिसाइड किया है, उद्देश्य कोई कुछ भी हो सकता है। माना हमारा उद्देश्य ये है कि हम जानना चाहते हैं कि एक साल में छठवीं क्लास में, 6वीं से 12वीं का स्कूल है तो 6वीं क्लास में कितने विद्यार्थी क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं और 12वीं पास तक कितने विद्यार्थी पहुंचते हैं। कुछ विद्यार्थी बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो हमारा उद्देश्य होता है। उससे संबंधित जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पादित और विविध ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकत्रीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करना है। ये किसने कहा, ये कहा बर्ट ने, कि जहाँ अपने उद्देश्य के लिए जो हम निष्पादित, मतलब ऐसा नहीं है हम निष्पक्ष होकर जो ओरिजिनल डाटा है उसको लेते हैं, विविध ढंग से अलग अलग तरीके से हम उसको इकट्ठा करते हैं। हम किसी स्कूल में जाके डायरेक्ट वो डाटा ले सकते हैं या किसी टीचर से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। जो हम तथ्य या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको सारणी बना के लिखते हैं, उसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण उसका करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वो क्या है, सांख्यिकी है। किसने कहा था, बर्ट ने कहा था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। आपकी बुक में जो दे रखा है सांख्यिकी के बारे में, इस तरह से लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है कि सांख्यिकी कहाँ से आया, क्या आया है। सांख्यिकी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम जब आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है आपका सांख्यिकी। किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कहीं की जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, लोकसभा का कितना बजट है, राज्यसभा का कितना बजट है, किसी पर्टिकुलर राज्य का कितना बजट है, अध्यापकों का सैलरी कितनी जा रही है या सरकारी फीस कितनी आ रही है, तो वो सब कुछ भी चीज़ जो हमें आंकड़ों के रूप में देख रहे हैं वो सब क्या है, हमारी सांख्यिकी है। ठीक है, यही इसमें लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पेपर में क्या लिखना है मैंने बता दी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो जब हमारे क्वेश्चन करते हैं हम सारणी के लेके, तो हमारे पास आती है, सबसे पहले आते हैं बारंबारता सारणी बनाए या बारंबारता के बारे में लिखिए। तो जब भी हमें बारंबारता सारणी बनानी है तो हमें कुछ चीज़ें हमें पहले आनी चाहिए कि उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से क्या है, उसमें सबसे पहले हमें क्या होता है, विचार मान या प्रेक्षण मान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा, प्राप्त आंकड़ों के सारणीबद्ध करने से पूर्व निम्नलिखित तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जब हम उसमें टेबल फॉर्म में बनाएं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, जो उसका वैल्यू है, ठीक है, दूसरी बारंबारता के बारे में, तीसरा मिलान चिन्ह के बारे में या इसको गणना चिन्ह या टैली मार्क कहा जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले होती क्या है ये चीज़, तो सबसे पहले जो होती है ये होता है आपके विचार मान या प्रेक्षण मान के बारे में। एक बार मैं सोच रही थी कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और वहीं पे ये चीज़ें आ जाएंगी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाती हैं चीज़ें, तो हमें लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि जैसे बुक में दे रखा है एक बार वैसे आपको समझा दी जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना।
तो ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विचार मान या प्रेक्षण मान क्या होता है। विचार मान और प्रेक्षण मान का मतलब है जो डाटा हमें दे रखा है उसी को विचार मान या प्रेक्षण मान कहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्राप्त आंकड़ों की संख्या अर्थात प्रेक्षणों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। जो प्राप्तांक हैं, जैसे माना हमने किसी कक्षा में टेस्ट लिया, बच्चों के 10 में से हमने मार्क्स दिए, तो 10 में से कितने बच्चों, 40 बच्चों का लिया, तो 10 में से 40 बच्चों का ये क्या ज़्यादा कम हो सकता है। हमने मार्क्स 10 नंबर का लिया, 40, अब हम उसको 50 बच्चों का भी ले सकते हैं, हम 30 बच्चों का भी ले सकते हैं, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। परंतु जो आंकड़ों का विविधता या प्रेक्षणों का मान जो होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। मीन्स दैट हमने 10 में से लिए तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 10 ही हो सकते हैं। किसी के 0 आएंगे, किसी 1 आएंगे, 2 3, तो विविधता कितने अलग अलग कितने हो सकते हैं? 10 ही हो सकते हैं। लेकिन जो उनकी संख्या है कितनी होगी? 40 बच्चों ने दिया होगा तो 40 संख्या हो जाएगी। 50 बच्चों ने दिया तो 50 बच्चों के हो सकते हैं, उसमें से 50 में से 25 बच्चे ऐसे जिनके 5-5 नंबर आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो 40 से 50 होगी जितने बच्चों को हमने। लेकिन विविधता क्या हो जाएगी? मैक्सिमम जो होगी 10 ही होगी। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम क्या होगी? 0 होगी। सबके 0 नंबर आएंगे तो 1 नंबर आएगा, है ना, एक ही जैसी विविधता रह जाएगी। तो ये वाली बात है, ठीक है। क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, आंकड़ों का विविधीकरण या प्रेक्षण का मान सीमित होता है। विविधीकरण समझ गए, जितने जितने नंबर किसी के आ रहे हैं, और संख्या है जितनों ने दिया, टोटल कितने स्टूडेंट ने दिया वो क्या है? संख्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो प्रेक्षणों का मान को प्रेक्षणों का जो मान है उसी को आपका विचर मान भी कहते हैं, ठीक है। प्रेक्षण के मान को भी ही विचर मान आपका कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में आपको बोल रखा है कि गणित विषय की एक परख, मतलब एक टेस्ट में पूर्णांक 10 है, मतलब 10 नंबरों का गणित का एक टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट में, इस परख में प्राप्तांक 0 से 10 के मध्य ही होंगे। मैक्सिमम क्या? मिनिमम किसी को 10 आएंगे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। इसके बीच में भी होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 7 होंगे। तो इस तरह से इनको क्या कहते हैं? इसको विचर मान या इसे प्रेक्षण मान कहा जाता है, जो 0 से 10 के बीच में सीमित होता है। ये क्या होता है? हमेशा सीमित होता है। परंतु जो टेस्ट है, इस टेस्ट के परख में कुल 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अगर 30 लेते तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाती? 30 होते। अगर हम 50 विद्यार्थियों को लेते तो कितनी हो जाती? 50 हो जाती। लेकिन जो हमारा प्रेक्षण मान है वो सीमित ही होता है। कितना? 0 से 10 के बीच में ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम 10 नंबर ही किसी के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें दे रखा है कक्षा की 20 छात्राओं ने गणित क्विज में प्राप्तांक, 20 छात्राओं ने गणित क्विज में जो नंबर लिए, एक के 36 आए, 37 आए, 40 आए, 48, 50, फिर 48 आए, 36 आए। तो इस तरह से 20 लड़कियों के अलग अलग नंबर आए। ये क्या है? ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े हैं। ये जो रॉ मटेरियल होता है इसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों में कुल प्रेक्षण कितना है? कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था? 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो कुल प्रेक्षण कितना हो गया? आपका 20 हो गया। लेकिन इसका जो प्रेक्षण मान है वो कितना है? वो क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कम? अब आप देख रहे हैं इसमें विविधता क्या? 36, 37, 40, 48, 50, फिर से 48 आ गए, फिर 36 आ गए, फिर 50 आ गए। मतलब नंबरों की रिपीटेशन हो रही, तो नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब 20 में से तो कम हो गए, तो उसके प्रेक्षण मान होगा वो क्या होगा? कम होगा। जैसे आप देखेंगे कि विचर मान या प्रेक्षण मान में आंकड़ों की विविधता जो है कितनी है? 36 है, 37 है, 40 है और 50 है। ये 5 ही नंबर क्या? बाकी किसके 36 आए, 37 आए, 40 आए, 48 आए, 50 है। इसके अलावा कोई मान नहीं है इसमें इसके अलावा कोई नंबर नहीं है इसमें। दिख रहा है आपको? कोई नंबर नहीं इसके अलावा। तो मतलब इसकी जो विविधता है वो कितनी है? केवल 5 नंबरों की विविधता है। अगर किसी के कुछ और नंबर भी आ जाते हैं, जैसे 20, किसी का 35 भी आ जाता तो कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो आपको दिख रहे हैं कितने नंबर हैं? 5। माना किसी के 35 में आते तो विविधता कितनी हो जाती? 6 नंबरों की हो जाती। इस तरह से विविधता क्या? सीमित होती है। लेकिन जो नंबर होते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है, इसके बाद जब हम इसके बारे में समझ जाते हैं, हमें सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है वो पड़ती है बारंबारता। बारंबारता क्या है? मतलब कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है वो उसकी बारंबारता। माना यहाँ पे जो 36 नंबर है हमारा, इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो 36 नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार, इसमें देखो ज़रा, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
कितनी बार हुआ, 3 बार। तो इसकी 36 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो 36 नंबर की जो बारंबारता होगी वो क्या हो जाएगी, 3 होगी। यानी बारंबारता कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट वेट कीजिए। किसी अध्ययन में प्राप्तांकों की विविधता का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि प्रेक्षण मान की आवर्ती हो रही है। जो हम जिसमें हमने अध्ययन किया उसके जो प्राप्तांक हैं उसके अगर हम अवलोकन, उसकी विविधता के अवलोकन करते हैं या प्राप्तांकों का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं जो प्रेक्षण मान है, जो मान है, प्रेक्षण मान है, उसमें क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो किसी एक आंकड़े की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उस आंकड़े का प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। एक नंबर की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है, जितनी बार होगी वो उसका क्या कहलाएगा, बारंबारता कहलाता है। जैसे 36 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार हुई ऊपर। ऐसे 37 आप देखोगे तो 37 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। आप आंकड़ों में एक बार गिनिए, कैसे गिनेंगे मैंने आपको बता दिया है। 36 का मैंने बता दिया था, अब 37 का देख लेते हैं। 37 का देख लो, एक मिनट। अगर हम 37 का देखेंगे तो 37 एक यहाँ पे है, 1 हो गया 37 का, और 2 हो गया, 3 हो गया और 4। तो 37 की पुनरावृत्ति कितनी हुई, 4। यानी 37 की बारंबारता कितनी हो गई, 4। ऐसे 40 का देख लो, 40 की 1 यहाँ पे है 40, और कहीं दिख रहा है 2, 3। तो 40 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3। तो इसी तरह से आप क्या है, इसकी बारंबारता आप यहाँ से निकालेंगे। बारंबारता मतलब है कि वो कितनी बार क्या हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो 37 की 4, 40 की 3 बार, 48 की 6 बार और 50 की कितनी बार हो रही है, 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है। और जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी बारंबारता। जब हम बारंबारता निकाल लेते हैं फिर बात आती है आपकी मिलान चिन्ह या आपकी गणना चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब है कि हम कोई चिन्ह बना लेते हैं, और ये चिन्ह कैसे होते हैं, एक खड़ी डंडी के रूप में होते हैं। जब एक बार पुनरावृत्ति होती है एक नंबर के लिए हम एक खड़ी डंडी का यूज़ करते हैं। 2 नंबर आएंगे तो 2 खड़ी डंडी, 3 आएंगे तो 3, और 4 आते हैं 4। लेकिन 5वीं के लिए हम अगली खड़ी डंडी का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन 5वीं के लिए बल्कि हम इन 4 नंबरों को, इन 4 डंडों के लिए एक आड़ी या तिरछी रेखा का यूज़ करते हैं, और ये 5 का एक ग्रुप बन जाता है। अगला जो होता है हम फिर इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5 का जितना भी नंबर हमें आ रहा है, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी बारंबारता श्रेणी में मिलान चिन्ह को बनाते हैं। आपको समझ आया? हमारे पास 1 नंबर होगा तो हम 1 बनाएंगे, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो हम अगली खड़ी रेखा नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये हमारा मिलान चिन्ह गलत है। हम 5 के लिए, इन चारों के लिए एक टेढ़ी रेखा खींचते हैं, ये हमारा 5 का एक ग्रुप बन जाता है। अगर 6 आता है तो 5 ये हो गए, 6वां हमारा ये आ जाता है, 7वां हम एक और खींचेंगे, 8वां एक और खींचेंगे, 9वां एक और खींचेंगे, 10 होंगे तो एक और हम ग्रुप बना देंगे। इस तरह से हम अपना मिलान चिन्ह को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। लैंग्वेज लिखी हुई है कि प्रेक्षण मान, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, वो जो भी डाटा दे रखा है उसकी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम मिलान चिन्ह या गणना चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम मिलान चिन्ह और गणना चिन्ह का क्या करते हैं, हमने जैसे 38 देखा तो 38 एक बार देख लिया, हमने एक चिन्ह लगा दिया, फिर देखा हमने आगे 38 से 2 बार, फिर देखा आगे भी 3 बार, आगे मिला हमें 4 बार, ऐसे हमने लगा दिया, फिर हमने से एक इसकी आड़ी लिखा तो हमारे 5 के एक ग्रुप बने। तो इस तरह हम बारंबारता निकालने के लिए करते हैं। हमने कोई लंबा चौड़ा आंकड़े हमारे पास, हमने लिख दिया उसके आगे 38 और कितनी बार आ रहा है, एक बार हमें दिखा, फिर डंडा खींचे, 2 बार दिखा, 3 बार दिखा, 4 बार दिखा, इसको कट कर दिया। तो इस तरह से हम बारंबारता के लिए मिलान चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेक्षणों के मान की प्रत्येक आवृत्ति के लिए एक खड़ी रेखा खींची जाती है, और 4 खड़ी रेखाओं के पश्चात जब एक एक खड़ी रेखा खींची जाती है, 4 के पश्चात 5वीं आवृत्ति के लिए रिपीटिशन, आवृत्ति मतलब रिपीटिशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए 4 खड़ी रेखाओं को काटती हुई एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जैसे कि नीचे दे रखा है। इन्होंने देखा 36 की कितनी बार थी, 3 बार, तो हमने 36 के लिए इस तरह से, 37 के लिए 4 डंडियाँ, 40 के लिए 3 बार था तो 3 डंडियाँ, 48 के लिए 6 बार था तो 4 और 1 5, 4 और एक आड़ी रेखा हो गया 5। आपकी बुक में आप देखोगे आपको इस तरह से 4 और 1 5 इस तरह से रेखाएं मिलेंगी, इस तरह से आपको मिलेगा। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट,
इस तरह से 1 2 3 4 और इनको काटते हुए ऐसा 5 मिलेगा। इस तरह से आपको ग्रुप मिलेगा। लेकिन आप जर्नली जो आपको अधिकांश जगह पे देखना मिलेगा 4 और आपको इस तरह से टेढ़ी रेखा खींची हुई मिलेगी, तो दोनों ही सही हैं, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 6 के लिए। ये 5 का ग्रुप, एक 6, हमें ऑब्जर्व करना सरल हो गया। अगर हम सिर्फ ऐसे ऐसे डंडे खींचते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें क्या होता है, वो डंडे गिनना पड़ता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या है 5-5 के ग्रुप बना दिए हैं, जिससे हम क्या, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो हम आसानी से देख लेंगे, हमें दोबारा से गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 50 की आवृत्ति के लिए 50 की आवृत्ति 4 बार हुई, तो इसकी मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, 4 डंडे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी कि बारंबारता क्या होती है। अब इसके बेस पे आप अपनी बारंबारता सारणी तैयार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है कि 20 परिवार में किसी सर्वेक्षण के अंतर्गत बच्चों की संख्या, 20 परिवार में जो बच्चों की संख्या है वो है 20 एक गली में गए, एक मोहल्ले में गए, वहाँ उसने देखा एक परिवार में 1 ही बच्चे, अगले में 3 हैं, एक में फिर 1 है, फिर 2 हैं, फिर 4 हैं, इस तरह से बच्चों की संख्या थी। अब उन्होंने बोला कि इसको क्या है, बारंबारता सारणी के रूप में बताइए। तो हमें बारंबारता सारणी के लिए 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहले विचरण मान, जो ये मान है ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक है, जो इसकी विविधता है, जैसे कि 1 हमें दिख रहा है, फिर 2 है, 3 है, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो 1 से 4 तक की है, मतलब 4 ही इसमें विविधता है, यानी कि बच्चों की संख्या की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मली अपना हमेशा यही लिखते हैं जो हमें बेसिक है। विचरण मान बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल जो डाटा हो उसका नाम हम लिख लेते हैं, फिर हम मिलान चिन्ह देखेंगे और फिर हम देखेंगे बारंबारता। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमें सारणी बनानी है, तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों की संख्या कितनी है, फिर मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता। सबसे पहले 1 संख्या वाले परिवार कितनी हैं, 2 संख्या वाले परिवार हैं, 3 संख्या वाले और 4 संख्या, यही हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अब हम देखें कि 1 संख्या वाले कितने परिवार हैं, जिनका परिवार में 1 ही बच्चे हैं, वो कितने परिवार। तो हम देखते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें 1 लिख दिया। अब 1 के संख्या वाले कितने परिवार हैं हम देखते हैं। हमें सबसे पहले ये मिला 1, तो हमने 1 खींच लिया। फिर हमें अगला दिखा क्या 2, 1 और दिखा, फिर हमने 1 और डंडा खींच लिया, हमें यहाँ पे 1 और दिखा, फिर हमने 1 और डंडा खींच लिया, यहाँ पे 1 और दिखा, हमने 1 और डंडा खींच लिया, और आगे देखिए यहाँ पे 1 और दिख रहा है, हम 1 और डंडा खींच लेते हैं, और 1 और हमें दिखा, हमने 1 और डंडा खींच लिया। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं मिलान चिन्ह को। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, हमने मिलान चिन्ह बना दिया, और उसके आगे हम सीधा बारंबारता लिख देते हैं। कितनी बार हुई है, 6 बार हुई। अब ऐसे ही हम जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं उनको देख लेते हैं, कितने हैं, 1 है, 2, और उसके आगे देखो कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 बच्चे हैं। तो 2 परिवार वाले भी कितने हैं आपके पास, 6 बच्चे हैं। ऐसे ही आप 3 परिवार का देख लेंगे तो 5 आएंगे, 4 परिवार का देखेंगे तो कितने आएंगे, 4 बच्चे आएंगे। तो 3 बच्चे हैं 4 परिवार में। ठीक है, तो इस तरह से इनका टोटल देखेंगे तो कितने होंगे, जितने अपने परिवार गिने थे 20, तो 20 इनका टोटल आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, बारंबारता सारणी हो गया। आपको बारंबारता सारणी बनाने के लिए आएगी, तो इस तरह से आप बारंबारता सारणी बनाएंगे। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके विशेष परीक्षणों के मान की विविधता सीमित हो तो इस प्रकार की बारंबारता सारणी का असामूहिक या अवर्गीकरण बारंबारता सारणी कहलाती है। मतलब इस तरह की जो हम टेबल बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, बारंबारता सारणी कहते हैं। तो ये आपकी होगी कि बारंबारता सारणी क्या होती है। इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें जो दे रखी है थ्योरेटिकल पार्ट हम उसको समझेंगे। इसके बाद जो दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है कि आंकड़ों का संकलन या कलेक्शन कैसे करते हैं, किस बेस पे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। हमें बारंबारता करने के लिए हम किसका करते हैं, आंकड़ों का करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आंकड़े इकट्ठे किस बेस पे करेंगे, तो हम उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या विधियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे हम अपने अगले टॉपिक के बारे में।